दिनों से कुछ घटनाक्रम ऐसा चल रहा था। मैंने पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से आपसे विचार विमर्श करके मैंने बड़े बड़े कार्यक्रम 12-12, 15-15 हजार की रैलियां, माननीय मुख्यमंत्री जी जब जन आशीर्वाद यात्रा में आए थे तो इससे भी दोगुना तीगुना जन सैलाब वहां पे था। प्रदेश अध्यक्ष बराला जी आए थे, जब भी इससे भी ज्यादा सैलाब वहां पर था। जब कार्यकर्ता बनाने की बात आई, जब भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो उस समय मैंने आप सबके सहयोग से 1.25 लाख मैंने मेंबर उसमें जोड़े थे और मैं भी उसमें भागीदार था जब पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि माननीय मंत्री जी कृष्णपाल जी के पास तो समय का अभाव है, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर बड़ी जिम्मेवारियां उन पे रही हैं। जो जिम्मेवारी उनको खुद उठानी चाहिए थी वो जिम्मेवारी उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने पीए को दे दी। उन्होंने विधायकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, चाहे कोई जिला अध्यक्ष है चाहे कोई आम कार्यकर्ता है, उन्होंने उनके साथ बदसलूकी करनी शुरू करी। और अगर किसी को यहाँ पर कार्य के आधार पर या योग्यता के आधार पर कोई तोहफा नहीं मिला, अगर किसी को पद से भी किसी को सुशोभित किया गया, तो नरेंद्र बिदूड़ी जैसे जो उनके रिश्तेदार हैं, जिन्होंने उनकी सिफारिश कर दी, जिन्होंने उनकी चापलूसी कर दी, उन लोगों को उन्होंने बड़े बड़े पदों पे बैठा दिया। और आपके जैसे, हमारे जैसे बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता आज भी जिसके वो योग्य हैं, उस प्रतिष्ठा के, उस मान के, सम्मान के लिए उसके संघर्ष कर रहे हैं। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी का सम्मान करता हूं, बड़े नेता हैं, लेकिन जिस हिसाब से खासकर पलवल जिले में एक जो बंदरबाट उन्होंने की है, मैं उसकी घोर निंदा भी करता हूं। विधायक काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे हतीम से विधायक हैं, उनके ऊपर अपने रिश्तेदार नरेंद्र बिदूड़ी जी को बिता दिया है। आदरणीय सरदारों, आप सबसे कहना चाहता हूं, क्या आप सबने भाई विधायक हतीम को बनाया था? नहीं बनाया था? हाथ उठा के आपने इसका समर्थन करिए। भाई हमने, आपने सभी को तो बनाया था, लेकिन अगले कहते हैं कि भाई मेरे को तो काम नहीं करना दिया जाता, मेरे ऊपर तो दबाव है। तो आज उस दबाव को खत्म करने का समय आया है। आपको मैं एक होटल की घटना अभी बताने जा रहा हूं। वहां पर एक गांव में, बड़ा गांव है, वहां पर एक कार्यक्रम में विधायक किरणपाल खटाना मंत्री जी को पीए उनसे कहते हैं, वानिकी जी आप हमारे यहाँ कार्यक्रम करते हो, कम से कम पता तो होना चाहिए। जी आपको क्यों बताएं, वानिकी मैं विधायक हूं, आपके जैसे 360 विधायक घूमते हैं। इतना अपमान एक विधायक का। आज मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, वाल्मीकि समाज से जो विधायक हैं, मैं उनको नमन करते हुए उस समाज को नमन करता हूं जिसने उनका विरोध किया और उनको खरी खोटी सुनाई। आगे अब ये भारतीय जनता पार्टी जो हमारी लोकसभा में है, ये भारतीय जनता पार्टी ना होके एक विशेष व्यक्ति के हाथों पे चली हुई है, जहां पर उनकी कृपा और उनके रिश्तेदारों की कृपा जिस पे हो जाती है, वहां उस पद का बड़ा ओहदा उनको उस पार्टी में मिल जाता है। मेहनती कार्यकर्ता आज भी संघर्ष कर रहा है। आज पार्टी में सभी घुटन महसूस कर रहे हैं। मैं पार्टी के लोगों से जब भी कहता हूं तो बेचारों में हिम्मत नहीं है, बोल नहीं पाते। जी रहना तो यही पड़ेगा, बहुत समस्या है, सब नहीं बोल पाते। बड़ी हिम्मत करके अपने नफा नुकसान की परवाह ना करते हुए आज मैं आप सभी को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं। आदरणीय सरदारों, यहाँ पर ज्यादातर जो संख्या है लोगों की, वो जोधपुर, रतिपुर, रायपुर, दुर्गापुर, भंगूरी, करसाडा, अहरवा, रजपुरा, इन गांवों के लोगों की उपस्थिति यहाँ पर है। यहाँ से एक रजवाया जाता है, भंगूरी रजवाया, इसका मंत्री जी ने उद्घाटन किया था और उसकी जो चौड़ाई थी, उसको उद्घाटन के समय वो बड़ा था जो रजवाहा था, लेकिन जब काम शुरू हुआ तो अधिकारियों ने छोटा रजवाया बनाना शुरू कर दिया। किसानों ने जब इसका विरोध किया और काम भी रुकवाया तो भी उसका कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद हम चक्कर काट रहे हैं, उसी दिन से आज तक भंगूरी रजवाया बनके पूरा नहीं हुआ है। भाई विजय प्रताप जी, मेरा आपसे निवेदन है, देखिए सामूहिक काम है,
मेरी कोई बहुत ज्यादा व्यक्तिगत मांग नहीं है आपसे, लेकिन जो भंगूरी रजवाया है, भगवान करे जनता जनार्दन के आशीर्वाद से अभी आने वाले 4 तारीख को जो परिणाम आएगा, बाबूजी महेंद्र प्रताप जी उसमें विजय होंगे और हमारे रजवाए को 15-20 गांव जो प्यासे मर रहे हैं, आपसे मैं आश्वासन चाहता हूं जनता जनार्दन के सामने, उसको जितनी उसकी चौड़ाई और लंबाई है उसके हिसाब से उसको अच्छी क्वालिटी से बनवाएं। आप देखोगे यहाँ से आप पलवल से आए हो, उधर हतीम से आए हो, सारे खेत खाली पड़े हुए हैं। सिर्फ इस भंगूरी रजवाए की वजह से ये खेत खाली पड़े हुए हैं, नहीं तो यहाँ भी और क्षेत्रों की तरह फसल लहला रही होती। कि आने वाली 25 तारीख को पंजे के निशान पर बाबूजी महेंद्र प्रताप जी जो प्रत्याशी हैं, 4था नंबर पर उनका निशान आने वाला है। आप उनके इसके निशान पर वोट देकर इनको विजयी बनाएं और पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के और जो कार्यकर्ता हैं और विधायक हैं, मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं। आप 4.5 साल में आपने जो घुटन महसूस की है, अगर आप अपनी आजादी चाहते हो तो आपको एक रास्ता मैं बता देता हूं, आप अपने प्रत्याशी के साथ रहिए और वोट बाबूजी महेंद्र प्रताप जी के हक में डलवा दीजिए। वैसे तो ये आने वाली जो सरकार है 4 महीने चल नहीं पाएगी क्योंकि अल्पमत की सरकार है, लेकिन अगर सरकार 4 महीने चल गई तो आपको बड़ा आनंद आएगा क्योंकि आपके ऊपर जो दबाव है वो दबाव खत्म हो जाएगा और 4 महीने आपको लोगों को काम करने का सुअवसर मिलेगा। सरपंचों से मैं कहना चाहता हूं, मैं भी सरपंच रहा हूं, उनकी मजबूरी भी समझता हूं, उनकी भावनाओं को भी समझता हूं। आज सरकार का दबाव उन पे है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आने वाली सरकार जो प्रदेश में है वो कांग्रेस की सरकार है। अगर कांग्रेस की सरकार होगी प्रदेश में तो आपके सारे काम होंगे। लोकसभा में सांसद को सिर्फ 5 करोड़ मिलते हैं। जितना भी विकास कार्य और जो भी कार्य होते हैं वो प्रदेश सरकार के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि जब सरकार प्रदेश में आने वाली है और आपके कागजों में भी कोई कमी है तो आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ना डरें कि आपके कागजों में बस्ता में कमी है तो ये आपका नुकसान कर देंगे। आप नीति पे चलिए, अपनी भावना को समझिए, जनता की भावना को समझिए और कांग्रेस के पक्ष में वोट दीजिए। मैं आपसे वादा तो नहीं करता, लेकिन आपकी बात मैं हाईकमान तक पहुंचाता हूं, भविष्य में आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर ये बन जाती तो आज हमारा इलाका फरीदाबाद और गुड़गांव से मेट्रो से जुड़ जाता। इसका अर्थ जानते हैं, मेट्रो से जुड़ना मतलब तरक्की की स्पीड बहुत तेजी से बढ़नी। अभी तक पुल पूरे नहीं हुए, मेट्रो से तो क्या जोड़ेंगे। कोरोना में 30-35 बता रहे शटल चलती थी, वो भी बंद हो गई है यहां से। उसके अलावा जो रोड नेशनल हाईवे पर टोल और लगवा दिया, एक नया गदपुरी। आपको जाना है तो टोल भरना पड़ेगा। शादी ब्याह में अगर कोई आएगा जाएगा तो एक कन्यादान उस टोल के लिए भी चाहिए सबको। भाई ये टोल लगाना तो बदरपुर का टोल हटाओ। नियम है कि एक टोल रहेगा 60 किलोमीटर में। इस फरीदाबाद पलवल जिले में 5 टोल है। 60 किलोमीटर के दायरे में केवल एक टोल हो सकता है। इतनी बेगौरी इलाके की। और अब जहां चले जाओ वहां एक ही बात आती है कि मंत्री जी ने अपने यार दोस्त रिश्तेदार ऐसे छोड़े हुए हैं। भाई धर्मेंद्र जी ने अभी बताया कि किस तरह से इलाके की सरदारी जनप्रतिनिधियों का अपमान हो रहा है। काम तो हुआ नहीं, नौकरियां मिली नहीं। लोग यहां से 2-2 घंटे गाड़ी करके जाते हैं, वहां इंतजार करें और उनसे ये कह दिया जाए मेरे पीए से मिलो। मैंने आज तक ऐसा राजनीति में नहीं ना देखा ना सुना। ऊपर से आप देखिए, कोई कम पैसा इस जिले के लिए नहीं आया है। कभी आप सोच रहे हो अकेले 20,000 करोड़ तो नगर निगम फरीदाबाद का था और 10-12 हजार करोड़ विभिन्न डिपार्टमेंट से और आया है। 30-32 हजार करोड़ जिस लोकसभा क्षेत्र में आया हो, उस लोकसभा क्षेत्र की बदहाली देखिए आज। कभी हम दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा में नंबर 1 होते थे, आज पड़ोस के जिले
नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सब हमसे कितने आगे हैं। अब तो जेवर भी हमसे आगे जा रहा है, जिससे हम 10 गुना आगे थे। आने वाले समय में 4 महीने की बात है, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और इस इलाके का जैसे पहले उनके दौर में विकास हुआ था, वो दौर दोबारा देखने को मिलेगा इलाके को। आपने एक मांग कही रजवाए की, जो इस इलाके के 15-20 गांवों को लाभान्वित करती है, तो धर्मेंद्र भाई आपको और सारी सरदारी को मैं वायदा करता हूं, ये मांग तो जरूर पूरी होगी, लेकिन हम इससे भी बहुत कुछ ज्यादा इस इलाके के लिए सोचे बैठे, क्योंकि तो मिलेगी पलवल तक। फरीदाबाद जिले में YMCA यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी पलवल जिले के लिए नई बनेगी यूनिवर्सिटी, और कम से कम 2 नए कॉलेज हमारे इस पलवल जिले के लिए चाहिए, और 3 कम से कम फरीदाबाद भाई वहाँ आबादी कम से कम 30-35 लाख आबादी है, वहाँ 3 कॉलेज वहाँ भी चाहिए। कम से कम 40 स्कूल नए, क्योंकि सरकार ने 2000 से ज्यादा स्कूल भी बंद किए। आज हमारे बच्चे 80% नंबर लाते हैं, कॉलेजों में जगह नहीं है। कम से कम 40 नए स्कूल इस फरीदाबाद, इस पलवल जिले के लिए बनवाए जाएंगे। और एक तो अंतर्राष्ट्रीय मैच होते थे, 8 साल से वो स्टेडियम बन रहा है, 8 साल से 800 करोड़ खा गए। 10 साल से मजावली का पुल बन रहा है, इतना का बन 5-5 हजार करोड़ रुपए नगर निगम के खा गए। इनके यार दोस्त रिश्तेदार भी अरबोपति बन गए हैं, तो ये एक स्टेडियम तक नहीं बनवा पाए। हम इस जिले के लिए भी और फरीदाबाद जिले के लिए भी एक नई स्पोर्ट्स सिटी देंगे, हमारा आपको वायदा है। और मेट्रो तो आएगी यहाँ तक। रोजगार के लिए इस जिले के लिए एक IMT बननी चाहिए, जैसे मानेसर और फरीदाबाद में है, पलवल जिले के लिए एक नई IMT बनेगी। मैं आपसे ये वायदा करता हूँ, क्योंकि आने वाली सरकार कांग्रेस की है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे, आपका हमारा सबका साझा रहेगा। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयमान जी, जो आज हमारे इलाके की और हरियाणा की शान है, और चौधरी महेंद्र प्रताप जी सांसद बनेंगे, तो इस इलाके का फायदा होगा ही होगा, यह तय है, निश्चित है। कि आज धर्मेंद्र तेवतिया जी ने ये सभा बुलाई है, मैं उनको बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है इतने विशाल जनसभा बुला करके उन सबका हमें दर्शन कराने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया। ये 25 मई का चुनाव ये मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव ये तय करेगा इस देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने का चुनाव है। ये चुनाव ये तय करेगा इस देश में तानाशाही राज करेगी या इस देश में संविधान के मुताबिक प्रजातंत्र कायम रहेगा, हमारे इस देश में लोकतंत्र कायम रहेगा। ये इस बात का ये चुनाव होने जा रहा है। साथियों, जिस तरह से जुमलेबाजी से लेकर के आप लोगों के, हम लोगों के, हमारे जो वोटों को जिस तरह से डाका डाला गया, आज उस पर विचार करने की जरूरत है। आज तराजू आपके हाथ में है। आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जिन जिन चीजों के लिए आपसे वोट मांगा था, जो आपसे वादे किए थे, वो कहां तक पूरे किए गए हैं। इन्हीं नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं MSP की गारंटी दूंगा, किसान की आमदनी 2022 तक दुगनी करूंगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करूंगा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, ऐसा कोई सर नहीं रहेगा जिसके सर पर छत ना हो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, मैं इस देश के लिए बुलेट ट्रेन चला दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं गंगा और जमुना को साफ कर दूंगा। मोदी जी ने कहा था कि मैं इस देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा। मोदी जी ने कहा था कि मैं डीजल 30 रुपए लीटर दे दूंगा, पेट्रोल 35 रुपए लीटर दे दूंगा। मोदी जी ने कहा था कि मैं गैस का सिलेंडर 250 रुपए में दे दूंगा। मोदी जी ने कहा था कि महंगाई को मैं 100 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा। मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन के अंदर अंदर काला धन आ जाएगा और हर एक के हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। आप इस बात का देखें, आज तराजू लेकर के तोलें, क्या क्या नरेंद्र मोदी जी ने अपने वादे पूरे किए हैं। जो काला धन की बात करते थे,
कहते थे कि मैं विदेशों से काला धन लेकर के आऊंगा, यहाँ पर नोटबंदी कर दी, लोगों को भरमाया। इस नोटबंदी से काला धन आ जाएगा, इस नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इस नोटबंदी से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, इस नोटबंदी से नकली नोट खत्म हो जाएंगे। और नहीं तो मुझे 50 दिन बाद किसी भी चौराहे पर खड़ा कर देना। अब ये जरूरत है कि नहीं खड़ा करने की, इस बात को आपकी जरूरत है। आप इस बात को देखें कि क्या ये सारी चीजें पूरी हुई। उस नोटबंदी की वजह से 168 आदमी कौन थे जो मारे गए थे? इस देश का किसान मजदूर गरीब आदमी था जो रोज कमाता था, रोज खाता था, वो 168 आदमी मारे गए थे। उस नोटबंदी से 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान हुआ था। उस नोटबंदी की वजह से लाखों हमारी जो MSME जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी वो बंद हो गई थी। जिस फैक्ट्री में 500 आदमी काम करते थे उनमें से 400 आउट कर दिए, 100 से काम चलाने का काम किया था। उस नोटबंदी की वजह से 12 करोड़ लोगों का रोजगार छीनने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया था। नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, नरेंद्र मोदी के समय में किस तरह से हमारी महिला पहलवानों को किस तरह से बेइज्जत किया गया, किस तरह से उस बदमाश ब्रजभूषण शरण सिंह को आज भी उसके बेटे को टिकट दिया गया है, ये उसका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है। ये नरेंद्र मोदी उसके लिए वोट मांगते हैं जिसने 400 महिलाओं के साथ बलात्कार किया हो। ये नरेंद्र मोदी मणिपुर की बात नहीं करते हैं, हाथरस की बात नहीं करते हैं, उन्नाव की बेटी की बात नहीं करते हैं, देहरादून की बेटी की अंकिता भंडारी की बात नहीं करते हैं। ये बेटी बचाओ और ये बेटी पढ़ाओ वाले हैं। आज इस बात का जवाब आपने अपनी वोट से देना है। आज कहते हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र, इसमें मुस्लिम लीग की गंध आती है। कांग्रेस अगर किसी पे 2 भैंस है तो उस एक भैंस को ले जाएगी। कांग्रेस अगर 2 मकान है तो एक मकान को ले जाएगी। अगर किसी महिला का मंगलसूत्र किसी बाजरे के ड्रम में या ट्रक में किसी में मटके में रखा है तो कांग्रेस पार्टी एक्सरे खींच करके उसके मंगलसूत्र को ले जाएगी। अरे प्रधानमंत्री जी, अपने पद की कुछ गरिमा का ख्याल करो। आप देखो कि भाई क्या है कांग्रेस के घोषणा पत्र में, क्या गलत है वो आप इस बात का आप निश्चय करो। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमारे जो नौजवान हैं, युवा न्याय, महिला न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय, 5 न्याय और 25 गारंटी, उनमें से एक भी कोई मुसलमानों से संबंधित हो तो इस बात को बता सकता है कोई भी व्यक्ति। राहुल गांधी ने, हमारे खड़गे जी ने ये वायदा किया है कांग्रेस के घोषणा पत्र में कि जो नरेंद्र मोदी ने 30 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी हैं जो मोदी जी ने नहीं लगाई, हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले 30 लाख पक्की नौकरी हम युवाओं को देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो हमारा बेटा कोई डिप्लोमा होल्डर है, उसको हम योजना बनाएंगे और 1 साल की ट्रेनिंग देंगे और उस ट्रेनिंग के दौरान हम उस युवा को 8,500 रुपए महीने बतौर वजीफा देंगे, 1 साल का 1 लाख रुपए देंगे और जब वो ट्रेनिंग करके लिए निकलेगा तो उसके लिए नौकरी के दरवाजे खुल जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया कि हम कोई भी, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कोई पर्चा लीक हमारे राज्य में नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि जो अग्निवीर योजना जो ये लेकर के आए, हमारे युवाओं को जो धोखा देने का काम किया, हमारी फौज को धोखा देने का काम किया, फौज को भी ठेके पर छोड़ने का काम किया। आज नोटबंदी पर या अग्निवीर पर वोट नहीं मांगते नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है हम इस अग्निवीर के पन्ने को हम फाड़ करके फेंक देंगे। जैसे फौज में पहले भर्ती होती थी उसी तरह से हम फौज में भर्ती करने का काम करेंगे।